Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 29th lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid. और बच्चों आज के लेक्चर में हम टॉपिक देखने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है ये, ठीक है। लेकिन इस डेरिवेशन को डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन को देखने के लिए कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसमें अपथ्रस्ट क्या है, बॉइंट फोर्स क्या है, ठीक है। तो इन बातों को पहले हम समझते हैं, फिर डेरिवेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। डेरिवेशन तो बहुत ही इजी है, लेकिन ये जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ज़रा अच्छे से ध्यान दो। तो बच्चों मान लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम जो है लिक्विड भर देते हैं, ओके। पूरा फुल मत भरना, ठीक है, थोड़ा सा खाली रखना। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें एक प्लास्टिक का मग्गा रखते हैं, प्लास्टिक का जग हो या मग्गा हो, कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा आप रख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको बच्चों प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको मालूम है ये इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ। ये जो इस मग्गे पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अपथ्रस्ट, ओके। अब बच्चों अगर ये समझना है कि ये अपथ्रस्ट, ये फोर्स कितना है, जिसे हम लोग बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। अब इसकी वैल्यू निकालना है कि ये अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है, जिसको आप FU से दिखाते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, यानी ये वैल्यू कितनी है। तो जब इसको आप प्रेस करेंगे, जब दबाएंगे, तो लिक्विड लेवल चढ़ेगा ऊपर, ठीक है। ये देखो लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा, ये साइड का लिक्विड ऊपर जाएगा, है ना। तो जो लिक्विड लेवल चढ़ रहा है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ। पहले तो ये हमारा नॉर्मल लेवल था, आप इसको मार्क कर लेंगे, ये हमारा इनिशियल लेवल है, ठीक है, मार्क कर लिया। और जब हमने इसको प्रेस किया, इस जग को जब हमने दबाया, तो ये लिक्विड का लेवल चढ़ गया, ऊपर आ गया। तो ऊपर आ गया, तो इतना ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। तो एक काम करें, इसमें एक बारीक सा सुराख करके और इस लिक्विड को जो है एक दूसरे छोटे से कंटेनर में जमा कर लो, ठीक है। आपने जमा कर लिया। अब जब आप इसको वेट करेंगे, मान लो अगर इसका वेट आता है, वेट ऑफ दिस लिक्विड इफ इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, लिक्विड के वेट की बात कर रहा हूँ, हाँ, कितना आया? 20 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो बॉयंट फोर्स है, वो कितना एक्ट कर रहा है? इट इज 20 न्यूटन। एंड दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? सिंपल एकदम। क्या बोलता है? व्हेन अ सॉलिड इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब किसी सॉलिड को आप कंप्लीटली या पार्शियली किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, देन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, तो उस पर एक तरह का अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट एंड दिस विल बी इक्वल टू, कितना है ये? दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसका जो वेट है, उसके बराबर ये अपथ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो सिंपल है ना एकदम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब आप जग को प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यही जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसी को अपथ्रस्ट बोलते हैं, इसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कितना लग रहा है, इसको अगर मालूम करना है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जब आप इसको प्रेस करेंगे, तो जितना लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, हमने क्या किया, एक सुराख करके उतना लिक्विड जितना ऊपर चढ़ रहा है सब आपने जमा कर लिया। इसको जब आपने वेट किया, तो जो इसका वैल्यू मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ सॉलिड कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, उस पे अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, चलो एक बात समझ में आ गई, आपको अपथ्रस्ट मालूम पड़ गया।
तो बच्चों अप थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अप थ्रस्ट, हाउ मच इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उतना अप थ्रस्ट लग रहा है। तो बच्चों वेट ऑफ द लिक्विड सिंपल है ना, इट इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी जितना लिक्विड उसका मास और उस पर जो ग्रेविटी, तो m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों हमको मालूम है डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, तो रो इंटू वी इंटू जी, ये आपको मिल गया अप थ्रस्ट, जिसको मैं किससे दिखा रहा हूं, FU से दिखा रहा हूं। यहां पर रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या है, वी इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होके आया है, जितना लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ा उसका जो वॉल्यूम जो आपने अलग से कंटेनर में जमा किया उसको वेट किया, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आपको मालूम है। तो बच्चों यहां पर देखो जी की कांस्टेंट वैल्यू है और रो का वैल्यू यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये भी कांस्टेंट है, और वी इज द वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है ये भी कांस्टेंट है, यानी आप जो भी सॉलिड अंदर डालेंगे उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा ना, तो वो भी वैल्यू क्या है, अब क्या सॉलिड अंदर जाने के बाद बड़ा या छोटा तो नहीं होगा। मान लो कोई और भी सॉलिड है, आपने स्फीयर ही अंदर डाल दिया, तो जो स्फीयर अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होगा उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब ये भी वैल्यू क्या रहेगी, वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉइंड फोर्स यानी अप थ्रस्ट जो लग रहा है ये वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, चलो अब दूसरी बात देखते हैं। ये तो एक समझ गए आप, अप थ्रस्ट समझ गए क्या है, कितना लग रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। मान लो एक कंटेनर है, जो आपने लास्ट लेक्चर में स्टोक्स लॉ आपने देखा है ना, स्टोक्स लॉ तो समझ चुके हैं क्या है। तो बस स्टोक्स लॉ अगर आपने देखा है तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। और इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, ओके, ये फ्लूइड, ओके। अब इसमें एक जो है मेटालिक स्फीयर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मेटल का स्फीयर इसमें हमने ड्रॉप किया। जब आप इसमें मेटल स्फीयर ड्रॉप करेंगे तो सबसे पहले इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और हमने स्टोक्स लॉ में देखा था कि जब ये मेटालिक स्फीयर इसके अंदर गिरता जाएगा, जब नीचे गिरता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इस लिक्विड की वजह से इस सॉलिड के बॉडी पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इसी फ्रिक्शन को आप लोग क्या बोल रहे थे, ड्रैगिंग फोर्स, क्या बोल रहे थे, ड्रैगिंग फोर्स, है ना, विस्कस फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स। और ये फोर्स कहाँ लगता है, इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो विस्कस फोर्स तो लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और स्टोक्स लॉ ने बताया कि इस विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो आपको मालूम है कि विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा r इंटू वी, दिस इज द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स। ये भी हमको पहले से मालूम है, ये अभी हमने देखा। बॉइंड फोर्स यानी अप थ्रस्ट कितना होता है, रो वी इंटू जी, और विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा r इंटू वी। तो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, विस्कस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर बॉइंड फोर्स भी है, Fu, इट इज ऑल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी आपने देखा ना, जब कोई सॉलिड को आप अंदर डालोगे तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये अप थ्रस्ट जिसको हम लोग बॉइंड फोर्स भी कहते हैं, Fu से दिखाया, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, Fv एंड Fu इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बच्चों लेकिन अब एक बात ध्यान दो, इसमें जो mg है ना ये कांस्टेंट है, mg इज कांस्टेंट, और ये जो Fu है अप थ्रस्ट ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। भाई ये स्फीयर है, इसका जो मास है चेंज तो नहीं होगा, और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो मतलब mg इज कांस्टेंट एंड विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चेंज नहीं होगी। मान लो कि ये वैल्यू है 100 न्यूटन, कितना है ये, 100 न्यूटन कांस्टेंट वैल्यू है। और अब ये जो Fu जो फोर्स है जिसको आप अप थ्रस्ट कहते हैं, मान लो इसका जो वैल्यू है इट इज 20 न्यूटन, कितना है, 20 न्यूटन, ये कांस्टेंट है।
एफ यू भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि डेंसिटी, वॉल्यूम और जी तीनों भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एफ यू का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। एम जी भी कांस्टेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट ये जो एफ वी है, जो विस्कस फोर्स है, ये कांस्टेंट नहीं है। ये विस्कस फोर्स, तो बच्चों ये विस्कस फोर्स, जैसे ये कंटेनर में, आपने एग्जांपल देता हूं मैं, ये कंटेनर में ठीक है लिक्विड भरा है, अभी हमने स्फीयर को अभी ड्रॉप नहीं किया, ठीक है। जैसे ही आप इसके सरफेस पे इसको ड्रॉप करते हैं, वो टाइम वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो, ठीक है। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उस वक्त जो है ये विस्कस फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? ये भी ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर गिरेगा और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, वैसे वैसे वो एक्सेलरेट होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, वैसे वैसे विस्कस फोर्स का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी बढ़ते जा रही, एक्सेलरेट होता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही, विस्कस फोर्स बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, विस्कस फोर्स। आपको मैंने बताया था, या ध्यान में होगा, कि जैसे अभी आप अगर बाइक स्लो स्लो चलाएंगे तो कोई विस्कस फोर्स हमको नहीं लगेगा एयर की वजह से। लेकिन अब आप स्पीड से, भाई जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना एयर की वजह से विस्कस फोर्स हमको ज़्यादा लगेगा और हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ये बात आपको पता है। तो इसी तरह से जब ये स्फीयर, इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाएगा, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? भाई देखो, मैंने अभी मैंने पकड़ा हूँ यहाँ पे ड्रॉप, अभी छोड़ा नहीं हूँ, तो वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। जैसे ही इस स्फीयर को मैं छोड़ देता हूँ, अब उसकी वेलोसिटी 10, 20, 30, 30 मीटर, 40, 50, 60 वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे जो अपोजिंग फोर्स है, जो इसको अपोज कर रहा है, वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स मतलब बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो कि ये विस्कस फोर्स जो है ना, विस्कस फोर्स पहले ज़ीरो था, ज़ीरो से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, एक ऐसा स्टेज आएगा जब विस्कस फोर्स की वेलोसिटी, विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। कितना हो गया? 80 न्यूटन। बट विस्कस फोर्स की कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने देखा विस्कस फोर्स हो गया 80 न्यूटन, और जो बॉइंट फोर्स था, मतलब अपथ्रस्ट था, वो तो 20 न्यूटन पहले से था, वो तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी बढ़ने वाला है। अब बच्चों, अब ये 80 और ये 20, ये दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? 100, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन बोथ द फोर्सेस गेट कैंसल विथ ईच अदर। एट दैट टाइम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज ज़ीरो। अब उस टाइम पे इस स्फीयर पे नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो फिर क्या होगा? नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो गया, भाई mg को बैलेंस कर लिया, विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों ने mg को बैलेंस कर लिया, ठीक है। और अब मैं बोलूं कि अब इस स्फीयर पे एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने के बाद इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो आएगा। उसके बाद इस स्फीयर की वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। उसके बाद इस स्फीयर की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कांस्टेंट। एक स्टेज ऐसा आएगा, वेलोसिटी बढ़ते 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 तो फोर्स भी बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, फोर्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये फोर्स 80 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 जब 80 हो गया, और ये 80 और ये बॉइंट फोर्स 20 मिला के 100 हुआ, और ये 100 और ये 100 दोनों कैंसिल हो गया, यानी नेट फोर्स अब ज़ीरो है। जब ज़ीरो हो गया, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ना रुक जाएगी। अरे वेलोसिटी इंक्रीज होना रुक जाएगी, स्फीयर थोड़ी स्लो, स्फीयर स्टॉप नहीं हो जाएगा, वो तो नीचे गिरता रहेगा, बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता रहेगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो बच्चों, जब इसकी वेलोसिटी हुई कांस्टेंट, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कई चीज़ें मैंने बता, डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए फिर एकदम इजी हो जाएगा, आप इन बातों को समझ लेंगे तो, ठीक है।
तो जब एक स्फीयर को आप ड्रॉप करते हैं तो इस पे सबसे पहले कौन सा फोर्स लगता है, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके बाद इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्टोक्स लॉ में हमने देखा था उसका वैल्यू कितना है 6 पाई ईटा आरवी। और अभी ये जग को जब हमने प्रेस किया तो इसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगा, उसी को हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं, एफ यू से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, एम जी वैल्यू ये कांस्टेंट है और ये बॉइंट फोर्स ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, ये इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो विस्कस फोर्स है ये शुरू में तो जीरो था जब आपने ड्रॉप नहीं किया, और जैसे ही आपने स्फीयर को ड्रॉप किया धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। जब वेलोसिटी बढ़ती गई तो विस्कस फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ता गया। लेकिन बढ़ते 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 जैसे ही ये 80 न्यूटन हुआ, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, 80 न्यूटन हुआ तो 80 और इसका 20 मिला के 100 हुआ, और इसका 100 दोनों बैलेंस हो गया। तो यानी अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर एट दैट टाइम इज जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो गया उसके बाद ये जो स्फीयर जो तेजी से जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी अब बढ़ेगी नहीं, अब क्या होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगी। बच्चों ऐसा ही होता है, जो पानी की बूंद जब आसमान से ऊपर से नीचे गिरती है पहले उसकी वेलोसिटी तेज होते रहती है, लेकिन जब ये विस्कस फोर्स और अप थ्रस्ट फोर्स दोनों बैलेंस कर लेते हैं उसके वेट को, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर वो नीचे गिरता है। अदरवाइज अगर पूरे पावर के साथ नीचे गिरे तो हमारा सर्वर फूट जाए, पानी की बूंदों से इतने ऊंचाई से इतने हाइट से वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जब उसके बाद जब ये स्फीयर एक कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जितनी बातें आपको एक्सप्लेन किया वो सारी बेसिक बातें थी, उसको इस डेरिवेशन को परफॉर्म करने के लिए उन बातों को समझना ज़रूरी था। ठीक है, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम भी आप लगभग आप जान ही चुके हैं क्या हो रहा है डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं स्फीयर जो है एक फ्लूइड के अंदर नीचे गिर रहा है और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और अप थ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये बात आपको मालूम पड़ चुकी है। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, consider a spherical object falling in a viscous fluid, falling in a viscous fluid, viscous fluid। जब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इस विस्कस फ्लूइड में गिर रहा है तो ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, downward motion, various forces acting on the sphere, various forces acting on the sphere। आप देख सकते हैं कई तरह के फोर्सेस, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्फीयर। ठीक है, अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं जरा ध्यान दो फिर से। आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू वेट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो नंबर वन कौन कौन से फोर्स है, नंबर वन वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ स्फीयर। मैं इसको mg से भी दिखा सकता हूं, यहां पर मैंने fg लिखा हूं तो मैं यहां fg लिखूंगा, fg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ऑफ द स्फीयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे आप बॉयंट फोर्स भी बोल रहे थे। ठीक है, तो सेकेंड वन अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपथ्रस्ट को किससे दिखाया हमने, एफ यू से, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड थर्ड वन इज विस्कस फोर्स, थर्ड वन इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को हमने किससे दिखाया है, एफ वी से, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों अब थ्रस्ट तो समझते हैं ना, मग्गे को नीचे डाल रहे थे तो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था। ठीक है, विस्कस फोर्स क्या, ये भी बात आपको मालूम है, जब ये सॉलिड नीचे लिक्विड में जब गिरता रहेगा तो जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, लिक्विड फ्रिक्शन जिसको आप विस्कस फोर्स बोलते हैं, तो पूरे बॉडी पूरे स्फीयर के सरफेस पे लगेगा। तो उसको हमने एक लाइन रिजल्टेंट से दिखा दिया, विस्कस फोर्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ यू एंड एफ वी आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब मैं बोलूँ
कि नेट फोर्स इज हाउ मच, तो मैं बोलता हूँ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर, एक्टिंग ऑन स्फीयर, ठीक है। तो इसको मैं एफ नेट से दिखाता हूँ, एफ नेट विच इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस कर देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा है, एफ यू प्लस एफ वी बोथ आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ यू एफ ई इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नेट फोर्स मिलेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसा कि आप जानते थे, जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ये कांस्टेंट है, कितना बोला, मान लो ये 100 न्यूटन है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये इस पर उतना ही लगता रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन। अब इसमें अप थ्रस्ट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने कितना बोला था याद है, 20 न्यूटन बोला, एग्जांपल दिया था मैंने आपको 20 न्यूटन। क्यों अप थ्रस्ट कांस्टेंट है, अप थ्रस्ट क्यों मिला, जब हमने सॉलिड को अंदर डाला तो इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो जितने वॉल्यूम का लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया उतना ही फोर्स लगेगा। आर्किमिडियन प्रिंसिपल देखा था हमने। तो बच्चों अब ये जो स्फीयर है, अंदर जाने के बाद इसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज होने वाला है। अगर स्फीयर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो अप थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम का ये सॉलिड इस लिक्विड में जाएगा उतना ही लिक्विड इसके अंदर से डिस्प्लेस्ड होगा, और अप थ्रस्ट फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब अप थ्रस्ट फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन विस्कस फोर्स ये तो कांस्टेंट नहीं है। जैसे लिक्विड को मैंने स्टार्ट में ड्रॉप किया, तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फिर बच्चों विस्कस फोर्स भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। जैसे ही मैंने ड्रॉप को छोड़ा, अब वो ड्रॉप तेज़ी से उसकी वेलोसिटी पहले बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। मान लो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, विस्कस फोर्स बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, विस्कस फोर्स बढ़ते जा रहा है। तो विस्कस फोर्स बढ़ते 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 10, 20, 30, 40, 50 होते होते 80 न्यूटन पे जब ये पहुंचेगा, 80 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों एफ यू तो पहले से 20 है, और जब एफ वी कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन जब ये हो जाएगा, 80 न्यूटन, तो ये 80 20 मिला के कितना हो गया, 100, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से 100 है। अब ये दोनों बैलेंस हो गए। जब ये दोनों बैलेंस हो गए तो नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस स्फीयर की जो गिरने की वेलोसिटी है वो अब बढ़ती नहीं है, वहाँ से वो कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं कि स्फीयर रुक जाएगा, स्फीयर रुकेगा नहीं, अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो गिरता रहेगा। पहले उसकी वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ते 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 फिर एक वेलोसिटी, जैसे ही ये फोर्सेस बैलेंस हो गए, नेट फोर्स ज़ीरो हो गया स्फीयर के ऊपर, वैसे ही एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अभी नीचे गिरेगा। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोल रहे थे, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, इन्हें हमको ये बात मालूम है कि स्टार्ट में शुरू में एफ जी और एफ यू ये दोनों वैल्यू क्या था, कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। बट द वैल्यू एफ वी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, बट एफ वी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, एफ वी बढ़ रहा था, एफ वी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, ठीक है। फिर हमने बोला आ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा वक्त आया और एफ वी बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, दोनों एक दूसरे के पावर को कैंसिल कर देंगे। तो एफ वी इज इंक्रीज, आ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा स्टेज आएगा, मैं लिखता हूं आ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा वक्त आएगा, आ स्टेज इज रीच्ड जब डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस स्फीयर के ऊपर, एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो a stage is reached when F net यानी net force acting on the sphere is zero. A stage is reached when net force acting on the sphere is zero. अब ये F net का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा,
अब हमको इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पर मैं एफ नेट की जगह 0 रख देता हूँ, 0 इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ यू प्लस एफ वी। ठीक है, इसको इस तरफ लेके जाओ तो आपको ये हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, बराबर हो गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सॉलिड स्फीयर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर द डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज कांस्टेंट हो गई, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों ये आपको वापस से टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन आ गया है और हमने डेरिवेशन की स्टार्टिंग कर दी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेनेशन में और डेरिवेशन के स्टार्टिंग में हम दे सकते हैं। मैं टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन भी आपको लिख के दे देता हूँ, ध्यान दो। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन भी लिख दिया मैंने बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि when a spherical body falls on a viscous fluid, जब ये spherical body viscous fluid में गिर रही है, the motion of the body initially accelerate and velocity begins to increases। तो पहले इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, मोशन इसका एक्सेलरेट होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा, देखा आपने। ठीक है, तो इनिशियली द एक्सेलरेट एंड वेलोसिटी बिगिंस टू इंक्रीज, अ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसका विस्कस फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये दोनों मिलके इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन नेट फोर्स बिकम जीरो, यानी ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन द नेट फोर्स बिकम जीरो, यानी इस स्फीयर पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड स्फेरिकल बॉडी अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद ये स्फेरिकल बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता रहेगा। देन स्फेरिकल बॉडी अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो इसकी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी द अपवर्ड फोर्सेस व्हिच इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ जो दोनों फोर्सेस हैं यानी एफ यू एंड एफ वी, और नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी जब रीच करेगा, तभी ये कब टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होंगे तब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको पूरा, यानी आप एग्जाम में सेम टू सेम आपको ऐसा ही परफॉर्म करना है, लिखना है, डायग्राम रहेगा, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब मेन जो डेरिवेशन का पार्ट है वो यहाँ से शुरू होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्या कि अपवर्ड फोर्सेस विच इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये कब हुआ, व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, जब टर्मिनल वेलोसिटी हमको मिल गई। ठीक है, डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, अब डेरिवेशन का लास्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फाइनली मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, और जो भी मैंने अभी आपको लिखा है सेम आपको ऐसा ही डेरिवेशन एग्जाम में लिखना है। पहले उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से फोर्सेस, देन उसका डेफिनेशन, और उसके बाद जो फाइनल डेरिवेशन है। अब आपको मालूम पड़ गया एट द टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनल वेलोसिटी कब रीच्ड होगी, जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद ही इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो एट द टर्मिनल वेलोसिटी द टोटल डाउनवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स को बच्चों हमने किससे दिखाया था, इट इज इक्वल टू एफ जी, और अपवर्ड फोर्स कौन कौन से, इट इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 भी था, आपको याद है। ठीक है, ओके, तो डाउनवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्फीयर, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम जी विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं एफ जी के बदले क्या लिख सकता हूँ, एम जी, और एफ यू क्या है हमारा, अपथ्रस्ट।
अब थ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स, इसका वैल्यू हमने स्टार्ट में लिखा था, याद है आपको? मैंने यहाँ पर लिख दिया रो वी इंटू जी, एफ यू इज इक्वल टू रो वी इंटू जी। और एफ वी क्या है? इट इज़ अ विस्कस फोर्स बाय स्टोक्स लॉ। हमको इस विस्कस फोर्स का वैल्यू मालूम है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। क्या है? 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ठीक है, तो सारे फोर्सेस की वैल्यू मैंने लिख दिया हूँ। अब आपको मालूम है मास का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी होगा, तो m की जगह मैं लिख दूंगा रो इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा एंड आर इंटू वी। और ये वी कौन सा? आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर चुकी है। ओके, तो बच्चों अब यहां पर ध्यान देना, ये mg, तो फोर्स mg इस पर लग रहा है, तो यानी ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसका है? इस स्फीयर का। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो मैं इसको रो s लिखता हूं। और ये अपथ्रस्ट फोर्स है। अपथ्रस्ट फोर्स यानी जब आपने सॉलिड को अंदर डाला तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा, कब लगा? जब उतना ही अमाउंट का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसको मैं रो l से दिखाता हूं। ओके, अब यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इट इज हाउ मच? 4/3 पाई आर क्यूब। देन दिस विल बी इक्वल टू रो एस, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, एंड इट इज द रो एल वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है? ये उस लिक्विड का वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस हुआ है। कब? जब आपने एक स्फीयर को अंदर डाला तो उसी के वॉल्यूम का लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ था। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था एक मग्गा आप पानी में डाल रहे हो, उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। तो वो उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना सॉलिड का ये वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम उस डिस्प्लेस लिक्विड का भी होगा। इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ होगा इस स्फीयर को अंदर डालने के बाद, उसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है ये, एंड इनटू जी, एंड प्लस 6 पाई ईटा एंड आर इंटू वी टी। ओके, तो बच्चों अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। ध्यान देना बच्चों, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ रो एस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, रो इंटू एल 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, एंड विच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके बच्चों, अब ये देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कॉमन लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी, यहाँ पर भी है 4/3 पाई आर क्यूब जी, यहाँ पर भी इसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? इट इज़ अ डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड विच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। ओके, तो बच्चों जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है रो माइनस सिग्मा, तो इसको हम कैसे देखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर मैं बोला तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को रो से दिखाता हूँ और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं सिग्मा से दिखा देता हूँ। ओके, हो गया, हमारा डेरिवेशन सेम वैसे ही दिखेगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को अगर रो से दिखाता हूँ तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को सिग्मा से दिखा दो, या अगर आप रो एस रो एल लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये आगे बढ़ते हैं, इसको ये हो गया बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, इसको मैं रो से दिखाता हूँ और इसको मैं सिग्मा से दिखा देता हूँ, एंड विच इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। ओके, अब बच्चों एक काम करते हैं, वी टी हमको टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन चाहिए, ये पूरी वैल्यू को नीचे भेज देते हैं, नीचे भेज देंगे। ओके, तो ये देखो बच्चों, या तो फिर इसको मैं ऊपर सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऊपर ही आ जाता हूँ, या एक स्टेप नीचे लिख लेते हैं फिर ऊपर आते हैं। ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, इट इज़ अ रो माइनस सिग्मा, एंड अपॉन में वी टी को यहीं पे छोड़ दो, बाकी की वैल्यू को नीचे ले गया। ठीक है, तो क्या है? इट इज़ अ 6 पाई ईटा इंटू आर विच इज़ इक्वल टू वी टी। ठीक है ना,
अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा और आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, समझ गए आप लोग। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब और ये 3 3 क्या हो गया 9 अपॉन में 9 है पाई ईटा आर। अभी कैंसिल होगा, कैंसिल कर देंगे पाई ईटा आर, ओके। और ये g इंटू जी और ये क्या है रो माइनस सिग्मा, ओके, एंड विच इज इक्वल टू वी टी। जो वैल्यू कट रहा है काट देते हैं, पाई एंड पाई गेट कैंसिल, आर क्यूब आर से काट दिया मैंने, आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हमको मिलता है, देयरफॉर 2 इंटू आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा एंड अपॉन इट इज़ 2 अपॉन 9 और क्या मिला हमको, ईटा का वैल्यू मिला, ओके। दिस इज इक्वल टू वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों हमको टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन मिल गया 2 अपॉन 9, ठीक है। क्या मिल गया फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा एंड अपॉन ईटा। तो बच्चों हम यहाँ से जो है टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन तो आ गया है, हम ईटा का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ईटा का भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ईटा को ऊपर भेज दो, वीटी को नीचे भेज दो। तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू, इट इज़ 2 अपॉन 9 आर स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा एंड अपॉन में आपने क्या भेज दिया वी। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन बच्चों फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल और इजी डेरिवेशन है। और इससे पहले वाली जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखाया था, देखो 3 पार्ट में मैंने किया। पहले टाइम मैंने आपको सिर्फ पूरा एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट बेसिक एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन वगैरह जो लिखाया हूँ वहाँ से यहाँ तक आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, मेरा ख्याल है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टॉप करते हैं, गुड बाय।